हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे गलवान का जिक्र करके जयशंकर जी ने चीन को सुनाई खरी खोटी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी की बधाई का दिया जवाब। साथ ही यूक्रेन युद्ध में ऐसे ही नहीं गए भारतीय युवक, बड़े रैकेट का हुआ पर्दाफाश। सीबीआई की सबसे बड़ी कार्रवाई। जी और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहाँ सऊदी अरब ने 5 पाकिस्तानियों को सूली से लटकाया। शाही आदेश के बाद मक्का में दे दी गई फांसी, जिसके बाद बताएंगे पाकिस्तान हरकत में आ गया। दोस्तों सारी जानकारी आपको बताएंगे। मोहम्मद शमी के बीजेपी को लेकर सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप बनेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का दिल से और जमकर समर्थन करते हो और भारतीय सेना का पुरजोर तरीके से साथ देते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां गलवान का जिक्र कर जयशंकर जी ने चीन को खूब सुनाया। वो लिखित समझौतों को नहीं मानता। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने लिखित समझौतों का उल्लंघन करने के लिए चीन की आलोचना की है। जयशंकर जी ने 2020 में बॉर्डर पर हिंसा के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उसने भारत के साथ लंबे समय से कायम लिखित समझौतों का पालन नहीं किया। टोक्यो में अपने भाषण में जयशंकर जी ने 2020 में सीमा संघर्ष के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया, जो 4 दशकों में पहली ऐसी घटना थी। जयशंकर जी ने कहा, दुर्भाग्य से हमने चीन के मामले में पिछले दशक में ऐसा नहीं देखा है। उदाहरण के लिए 1975 से 2020 के बीच 45 साल में सीमा पर कोई हिंसा नहीं हुई और 2020 में हालात बदल गए। जयशंकर जी ने बदलती विश्व व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि हिंद प्रशांत में एक बहुत बड़ा शक्ति परिवर्तन वास्तविकता है। उन्होंने कहा, अब ये कोई मुद्दा नहीं है कि आपको ये पसंद है या आपको ये पसंद नहीं है, वहाँ एक वास्तविकता है, आपको उस वास्तविकता से निपटना होगा। यानी सबसे बड़ी बात दोस्तों, जयशंकर जी ने यह कहा कि वो लिखित समझौतों को नहीं मानता है। आखिर जो चीन की हरकतें हैं दोस्तों, वही जयशंकर जी ने कहा है। ऐसे में चाइना किस भाषा को समझता है दोस्तों, अगर आप समझ गए तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी की बधाई का दिया जवाब। पड़ोसी से संबंध पर कह चुके हैं ये बात। जी हां, पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हो चुका है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शपथ ग्रहण के बाद आज भारतीय समकक्ष को बधाई संदेश का जवाब दिया। पीएम मोदी के बधाई संदेश का जवाब देते हुए शहबाज शरीफ ने शाम करीब 6:30 बजे ट्विटर पर पोस्ट किया। बता दें कि पीएम चुने जाने के बाद शहबाज ने भारत का नाम लिए बिना पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करने की पाकिस्तानी नीति पर संसद के मंच से बयान दिया था। गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शहबाज शरीफ ने बधाई संदेश भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके धन्यवाद दिया, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिखा है, थैंक यू नरेंद्र मोदी फॉर फेलिसिटेशंस ऑन माई इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यानी कि इलेक्शन में जीत के लिए मुझे बधाई देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध में ऐसे ही नहीं गए भारतीय युवक, बड़े रैकेट का हुआ खुलासा। सीबीआई की सबसे बड़ी कार्रवाई में सबसे बड़ा पर्दाफाश। आपको बता दें, भारतीय विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद रूसी सेना में सहायक स्टाफ के रूप में काम करने वाले लगभग 20 भारतीयों को जल्द छोड़ने का वादा किया है। तो वहीं इस मामले में अब नया खुलासा हुआ है। आकर्षक नौकरियों की आड़ में युवाओं को रशिया यूक्रेन युद्ध में भेजने के नाम पर बड़े नेटवर्क को सीबीआई ने किया भंडाफोड़। सीबीआई ने मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इसको लेकर जांच एजेंसी की 7 शहरों में 10 से अधिक स्थानों पर तलाशी चल रही है। सीबीआई की दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरै और चेन्नई में छापेमारी जारी है। सीबीआई ने विभिन्न वीजा कंसल्टेंसी फर्मों और एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब तक 50 लाख रुपए आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप आदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त किए हैं। विभिन्न स्थानों पर पूछताछ के लिए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। तो वहीं अब तक पीड़ितों को विदेश भेजे जाने के लगभग 35 मामले स्थापित हो चुके हैं। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि रशिया की आर्मी में हमारे नौजवान, लेकिन व्लादिमीर पुतिन अपने दोस्त देश के साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा बर्ताव, ये भी सबसे बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोग 27 दिसंबर को रशिया में नया साल मनाने के लिए वहां रवाना हुए थे। उनके पास 90 दिनों के लिए वैध रूस यात्रा के लिए वीजा था, लेकिन फिर उन्होंने पड़ोसी देश बेलारूस की यात्रा की। तो वहीं हर्ष ने वीडियो में दावा किया है कि एक एजेंट ने हमें बेलारूस ले जाने की पेशकश की। हमें नहीं पता था कि वहाँ वीजा की जरूरत पड़ती है। जब हम बिना वीजा के बेलारूस गए तो एजेंट ने हमसे अधिक पैसे मांगे और फिर हमें हाईवे पर छोड़ दिया। पुलिस ने हमें पकड़ लिया और रूसी सेना को सौंप दिया। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा भंडाफोड़ क्या है अब सीबीआई ने। देखना ये होगा कि और इसके तार कहां तक पहुंचते हैं। अगली खबर आपको बता दें, पाकिस्तान कर्ज से ना खरीदे हथियार, ये सुनिश्चित करे। जी हाँ, भारत की आईएमएफ को 2 टुक। आतंकिस्तान के लोन पर संकट की खबर। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले कर्ज पर कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने आईएमएफ से कहा है, वो भी क्लियरली कहा है कि वो पाकिस्तान को दिए जाने वाले किसी भी कर्ज की कड़ी निगरानी करें। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि आईएमएफ
आईएमएफ से मिलने वाले धन का उपयोग सैन्य खर्चों या किसी दूसरे देशों के लिए गए कर्ज के भुगतान में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पिछले जुलाई में पाकिस्तान को दिए गए 3 अरब डॉलर के अल्पकालिक स्टैंड बाय अरेंजमेंट की हालिया समीक्षा के दौरान आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के सामने भारत का रुख रखा था। भारत आमतौर पर पाकिस्तान द्वारा मांगे गए ऋण पर मतदान से दूर रहता है और पिछले जुलाई में जब एसबीए को मंजूरी दी गई थी तब भी उसने ऐसा ही किया था। जनवरी के मध्य में जब आईएमएफ बोर्ड ने पाकिस्तान को दिए गए कर्ज की समीक्षा की तो भारत के प्रतिनिधि ने फिर से मतदान में भाग नहीं लिया। इसके बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान को 700 मिलियन डॉलर की किस्त जारी की। हालांकि इस बार भारत सरकार ने सुब्रमण्यम से अनुरोध किया है कि वह आईएमएफ बोर्ड को पाकिस्तान द्वारा आईएमएफ धन के उपयोग पर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करने और कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में बताएं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सुब्रमण्यम जी ने बिल्कुल सटीक और सही बात कही है आईएमएफ से कि आईएमएफ से धन को प्राप्त करके रक्षा खर्च या तीसरे देशों को दिए गए विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान में नहीं लाया जाना चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों आप लोग साथ ही साथ अगली खबर बता दें, आखिर लद्दाख की जनता क्यों है नाराज? सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर अनुच्छेद 371 की हो रही है चर्चा। बता दें क्या है खबर। लद्दाख के लोगों में गुस्सा है। लद्दाख के प्रतिनिधि 2 बार केंद्र सरकार के साथ 2 मीटिंग कर चुके हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। लद्दाख के लोगों की पूर्ण राज्य और इसे संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल करने समेत कई मांगे हैं। बुधवार को लद्दाख में बंद बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बुधवार से वो 21 दिन की भूख हड़ताल पर हैं। मीडिया से बात करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चरियाई प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सरकार दावा करती है कि राम उनके आदर्श है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है जिन्होंने कभी वादा नहीं तोड़ा। इसीलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये सरकार हमारे लोगों से किए वादों को नहीं तोड़ेगी। तो वहीं वांगचुक ने यह हड़ताल तब शुरू की है जब केंद्र के साथ 2 बार की बातचीत बेनतीजा रही है। नेक्स्ट खबर बता दें, शिनजियांग में इस्लाम के खिलाफ चीन का खतरनाक प्लान मुसलमानों पर करेगा और ज्यादा अत्याचार। जी हाँ, चीन ने शिनजियांग में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत इस्लाम मानने वालों का चीनीकरण किया जाना है। शिनजियांग की कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि उत्तर पश्चिमी चीन के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में इस्लाम का चीनीकरण अपरिहार्य है। चीन को शक है कि शिनजियांग के मुसलमान देश के प्रति वफादार नहीं है। इतना ही नहीं, चीन लगातार इनकी ईमानदारी पर शक करता है। इस कारण शिनजियांग में सैकड़ों मस्जिदों को नष्ट किया गया। शिनजियांग में मुसलमानों को कैद करने के लिए चीन ने कई बड़े कैंप बनाए हैं। इन कैंपों में शिनजियांग के मुसलमानों का शोषण किया जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, सऊदी अरबिया ने 5 पाकिस्तानियों को सूली से लटकाया। शाही आदेश के बाद मक्का में दी गई फांसी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका। बता दें, सऊदी अधिकारियों ने एक कंपनी पर छापा मारने और एक गार्ड की हत्या करने का दोषी ठहराए जाने के बाद 5 प्रवासियों को फांसी दे दी है। 5 पाकिस्तानियों को बेसिकली फांसी दी गई है। इन 5 प्रवासियों की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है। सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि दोषी पाकिस्तानियों ने निजी क्षेत्र की कंपनी पर हमला किया था। इस दौरान उन्होंने 2 गार्डों को बांध दिया था, उन पर हमला किया था और एक बांग्लादेशी गार्ड की हत्या कर दी थी। जांच के बाद 5 को एक सक्षम अदालत में भेजा गया जिसने उन्हें दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार दोषियों ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी लेकिन ऊपरी अदालतों ने फैसले को बरकरार रखा था। बाद में एक शाही आदेश ने इसकी फांसी की सजा पर अंतिम मुहर लगा दी। जी हाँ दोस्तों, इस फैसले के बाद पूरे पाकिस्तान में रोष का माहौल है। ऐसे में चाहकर भी दोस्तों पाकिस्तान का हुक्मरान शहबाज शरीफ इनको नहीं बचा पाता, क्योंकि आज पाकिस्तान की जो हालत है दोस्तों, कोई भी देश पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेता है। जी हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की अकड़ ढीली पड़ती दिखाई नहीं देती। आखिर क्या है वजह दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दे, जहां चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया कड़ा संदेश। कहा, भारत पर बुरी नजर रखने वालों को सेना देगी मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत पर बुरी नजर रखने वाले चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को जो भी देश बुरी नजर से देखेगा, हमारी सेना उसे उसी लहजे में जवाब देगी। रक्षा मंत्री ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर कोई भारत पर बुरी नजर डालता है तो सशस्त्र बल अच्छी तरह से सुसज्जित, सक्षम और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ करीब 4 साल से सीमा विवाद और चीनी सेना के हिंद महासागर में प्रवेश को लेकर चिंताओं की पृष्ठभूमि में उनका यह बयान आया है। सिंह ने कहा कि देश की रक्षा प्रणाली लोगों के दृष्टिकोण के अनुरूप सरकार द्वारा एक नई ऊर्जा से प्रेरित है और इसके परिणाम स्वरूप भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर सेना के साथ वैश्विक मंच पर शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, यहाँ तक राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले गंभीरता से नहीं ली जाती थी भारत की बात को, लेकिन अब दुनिया हमें सुनती है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात को दुनिया सुनती है और भारत का कद बढ़ गया है।
है। क्या वाकई में ऐसा है दोस्तों? कमेंट में लिखकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, नाटो का 32वां सदस्य बना स्वीडन। अमेरिकी विदेश मंत्री ने किया ऐलान, रशिया की बढ़ेगी टेंशन। बता दें, यूक्रेन युद्ध के बीच स्वीडन गुरुवार को नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। इसके साथ ही स्वीडन की 200 साल पुरानी गुटनिरपेक्षता भी खत्म हो गई है। नाटो को मुख्य रूप से रशिया के खिलाफ बनाया गया है। हालांकि स्वीडन ने 2022 के यूक्रेन युद्ध के पहले तक नाटो से औपचारिक तौर पर दूरी बनाकर रखी हुई थी। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने गुरुवार को नाटो में अपने देश के प्रवेश को स्वतंत्रता की जीत के रूप में सराहा, क्योंकि इसने यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण के बाद 2 शताब्दियों की गुटनिरपेक्षता को खत्म कर दिया है। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ एक समारोह में उन्होंने कहा कि यह सदस्यता आज स्वतंत्रता की जीत है। स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, संप्रभु और एकजुट विकल्प चुना है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, तुर्की ने सोमालिया के साथ की बहुत बड़ी डील। अफ्रीका में घुसपैठ की कोशिश क्यों कर रहे एर्दोगन? जी हाँ, तुर्की और सोमालिया ने पिछले महीने एक रक्षा समझौते के बाद द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत करते हुए गुरुवार को तेल की खोज और ड्रिलिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें जमीन पर भी तेल की खोजबीन शामिल है। इस समझौते पर इस्तांबुल में तुर्की के ऊर्जा मंत्री अल्प रसलान बेकरतार और सोमाली पेट्रोलियम और खनिज संसाधन मंत्री अब्दी रिजाक उमर मोहम्मद ने हस्ताक्षर किए। यह कदम इथियोपिया के समझौते के बाद आया है, जिसमें उसे अलग हुए क्षेत्र की स्वतंत्रता की मान्यता के बदले में सोमाली लैंड के तट के 7 बंदरगाहों तक नौसैनिक और वाणिज्यिक पहुंच मिली है। इथियोपिया को सोमालिया का प्रतिद्वंदी देश माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने नए पीएम शहबाज शरीफ से की मुलाकात। जी हाँ, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असम मुनीर ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बुधवार को पहली बार मुलाकात की और पेशेवर तथा सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना ने एक दिन पहले ही शहबाज शरीफ को पद संभालने पर बधाई दी थी। सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री आवास पर शहबाज शरीफ को बधाई देने के लिए मुलाकात की और देश के 24वें मुख्य कार्यकारी के रूप में पदभार संभालने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव के लगभग 1 महीने बाद शहबाज ने सोमवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार बैठक के दौरान पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा मामलों के पेशेवर मामलों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, क्या इजराइल से दोस्ती करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के दामाद ने ऐसा क्या किया कि मच गया बवाल? जी हाँ, दुनिया के अधिकतर मुस्लिम देशों का इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं है। कई तो इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता तक नहीं देते हैं। कई कट्टरपंथी मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जिनके पासपोर्ट पर साफ लिखा होता है कि ये इजराइल को छोड़कर बाकी अन्य देशों में स्वीकार्य है। लेकिन हाल के दिनों में कई मुस्लिम देशों ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। इस बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने पाकिस्तान को इजराइल के सामान्यीकरण के लिए एक संभावित भागीदार के रूप में चिन्हित किया है। कुशनर ने कहा है कि ट्रंप के कार्यकाल में किए गए अब्राहम समझौते के कारण इजराइल के राजनयिक संबंधों का विस्तार सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों के साथ हो सकता है, जिनके बयान ने दोस्तों वाकई में बवाल मचा कर रख दिया। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, सन की किम जोंग उनका अपनी सेना को बड़ा आदेश, अमेरिका एवं दक्षिण कोरिया के खिलाफ युद्ध की तैयारी करो तेज। जी हाँ, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ युद्धक क्षमताओं को मजबूत करने का आह्वान किया है। सरकारी मीडिया ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इससे पहले उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त अभ्यास के जवाब में कार्रवाई की धमकी दी थी। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि किम जोंग उन ने बुधवार को एक पश्चिमी अभियान प्रशिक्षण सैन्य अड्डे के दौरे पर कहा कि सेना को युद्ध संबंधित तैयारियों के लिए अपनी युद्धक क्षमताओं में तेजी से सुधार लाने के लिए उद्देश्य से वास्तविक युद्ध अभ्यास को लगातार तेज करना चाहिए। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत के पड़ोस में बिक रहा यूरेनियम परमाणु तकनीक लीक होने का खतरा पाकिस्तान नहीं है, उस देश का नाम बता दें। इसी साल 21 फरवरी को अमेरिकी न्याय विभाग ने जापानी याकूब नेता ताकेशी अबिसावा को 2020 की शुरुआत में म्यांमार से परमाणु सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के आरोप में दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क शहर में अवैध हथियारों का व्यापार और मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप लगाए जाने के बाद अबिसावा अप्रैल 2022 से पहले से ही अमेरिकी हिरासत में था। हालिया अभियोग में यह आरोप लगाया गया है कि उसने म्यांमार में अनाम विद्रोहियों की ओर से हथियार ग्रेड प्लूटोनियम और यूरेनियम कंसंट्रेट पाउडर को बेचने का प्रयास किया, जिसे येलो केक के नाम से जाना जाता है। इसके बदले में वो म्यांमार के विद्रोहियों को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और अन्य सैन्य ग्रेड हथियार देने वाला था। नेक्स्ट खबर बता दें, हम भारत और पाकिस्तान के बीच सार्थक और शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं। जी अमेरिका ने ये बात बोली है। क्या बनेगी बात? दरअसल पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की उम्मीद जताई है। अमेरिका ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच सार्थक और शांतिपूर्ण
संबंध देखना चाहता है, लेकिन ये भी स्पष्ट करना चाहता है कि बातचीत का तरीका, दायरा और प्रकृति दोनों पड़ोसी देशों को तय करना है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने यह टिप्पणी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दूसरी बार पद की शपथ लेने पर दी गई बधाई के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में की। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां पाकिस्तान ने दोस्त चीन को भी नहीं छोड़ा, पाकिस्तानी जनता ने खोली अपनों की पोल, फंसा ड्रैगन का ड्रीम प्रोजेक्ट। जी हाँ, पाकिस्तान चीन के साथ अपनी मजबूत दोस्ती के किस्से खूब सुनाता है, लेकिन लगता है कि अब इस दोस्ती में भी दरार आ रही है। इसकी वजह है पाकिस्तान की कंगाली, जिसके चलते चीन उसे अब अपना बोझ समझने लगा है। यही वजह है कि चीन की कंपनियां अब पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस भाग रही हैं। दोस्तों, दरअसल चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में जो निवेश किया है उसे वापस निकालना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने ही ये कबूलनामा किया है कि पावर सेक्टर की चीनी कंपनियों ने इसी साल अपने निवेश में 17 करोड़ डॉलर निकाल लिया है। पाकिस्तान चीन को उसका पैसा नहीं दे पा रहा है, या फिर वो जानबूझकर चीन को धोखा दे रहा है। पाकिस्तान की जनता तो ऐसा ही मानती है। पाकिस्तान की यूट्यूबर सना अमजद ने जब पाकिस्तान में आम लोगों से इस बारे में बात की तो जवाब में सामने आया एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा कि चीन को पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ चीन सीपीसी में जो भी पैसा लगा रहा है उसका फायदा पाकिस्तान की जनता को तो नहीं मिल रहा। चीन को कहाँ मिलेगा? ये सारा पैसा हुक्मरानों की जेब में जा रहा है। यानी कि खुद पाकिस्तानियों ने कहा है कि पाकिस्तान की सरकार चीन को धोखा दे रही है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति पद से हटाए गए राजपक्षे का बड़ा बयान, कहा विदेशी षड्यंत्रों के बावजूद भारत हमारे साथ था। जी हाँ, श्रीलंका में वर्ष 2022 में जन आंदोलन के बीच राष्ट्रपति पद से हटाए गए गोटाबाया राजपक्षे ने बृहस्पतिवार को बड़ा खुलासा किया है। पूर्व राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि कुछ पश्चिमी शक्तियों के इशारे पर उनके खिलाफ बढ़ते जन असंतोष के बावजूद भारत मुश्किल के वक्त श्रीलंका के साथ खड़ा था। उन्होंने कहा कि भारत इस बात के लिए इच्छुक था कि वो राष्ट्रपति पद पर बने रहे। राजपक्षे 74 साल के हैं। उन्होंने भारत का नाम लिए बिना अपनी किताब में लिखा कि तथ्य यह है कि प्रमुख विदेशी शक्ति मुझसे कह रही थी कि मुझे पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि श्रीलंका की हर जरूरत की चीज उपलब्ध कराई जाएगी। जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, जहां पर यूनाइटेड अरब अमीरात के फैसले से लाखों भारतीयों को मिलेगा फायदा, वर्क परमिट मिलने में होगी आसानी। क्या है पूरी प्रक्रिया बता दें। संयुक्त अरब अमीरात ने वर्क परमिट और रेजिडेंसी वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और तेज करने के लिए मंगलवार यानी 5 मार्च को वर्क बंडल नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका मकसद है दुबई में रोजगार के अवसर तलाशने वाली कंपनियों और व्यक्तियों के दोनों के लिए अनुभव को सुव्यवस्थित करना। दुबई के संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वर्क बंडल प्लेटफॉर्म देश में निवास और कार्य के लिए प्रक्रियाओं को सुविधाजनक, सरल और छोटा करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, मोहम्मद शमी को लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल की इस सीट से उतारने की है चर्चा। जी हाँ, आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। अप्रैल मई में वोट डाले जा सकते हैं। उससे पहले चुनाव लड़ने वाले दल उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। पिछले दिनों बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी। अब आगे के नामों पर चर्चा चल रही है। इस बीच बीजेपी ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से संपर्क किया है। शमी को लोकसभा चुनाव में बीजेपी टिकट दे सकती है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद शमी को बीजेपी चुनाव में उतारने के बारे में सोच रही है। इसके लिए उनसे संपर्क भी किया जा चुका है। हालांकि शमी ने अब तक आखिरी फैसला नहीं लिया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मोहम्मद शमी से बातचीत के दौरान उन्हें पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। बीजेपी शमी को बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट से उतारना चाहती है। अभी इस सीट से तृणमूल कांग्रेस की नुसरत जहां सांसद है, और इसी संसदीय सीट के अंतर्गत संदेश खाली का इलाका भी आता है। ये वही संदेश खाली है जहां पर हाल ही में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख समेत अन्य पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अगली खबर बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा और तगड़ा झटका। अब इस राज्य के पूर्व सीएम की बेटी ने छोड़ी पार्टी बीजेपी में शामिल। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले केरल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता पद्माजा वेणुगोपाल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई है। पद्माजा कांग्रेस नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री करुणाकरण की बेटी है। कांग्रेस छोड़ने के बाद पद्मजा ने केरल कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर काफी अपमान सहना पड़ रहा था। पद्मजा ने मीडिया को बताया कि वो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के व्यवहार से काफी दुखी थी। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना लगभग तय। राजनांदगांव से भूपेश बघेल, दिल्ली में अरविंदर लवली के नाम पर चर्चा। जी हाँ, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना तय माना जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल के नाम पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस सीईसी की बैठक अब 11 मार्च को हो सकती है। सूत्रों की माने तो केरल की वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी और त्रिवेंद्रम से वरिष्ठ नेता शशि थरूर का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। साथ ही साथ
आपको बता दें 30 लाख सरकारी नौकरियां, डिग्री मिलने के बाद सबको 1 लाख की मदद। राहुल गांधी के 5 सबसे बड़े ऐलान क्या है बता दें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल राजस्थान में प्रवेश कर गई। राहुल गांधी ने राजस्थान से बांसवाड़ा में रैली को संबोधित किया। रैली में राहुल गांधी का युवाओं के लिए 5 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि देश में 30 लाख सरकारी वैकेंसी है। सरकार में आने के बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% लोगों को 30 लाख रोजगार देना होगा। इसके अलावा सभी युवाओं को मनरेगा के तर्ज पर अप्रेंटिसशिप, हायर डिप्लोमा और बैचलर को मिलेगा। हर युवा को 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप के तहत 1 लाख रुपए दिया जाएगा। बसवाड़ा में आयोजित भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जनसभा में खड़गे जी और राहुल गांधी ने युवा न्याय के लिए ये 5 बड़ी गारंटियां दी हैं। पहला है भर्ती पर भरोसा, दूसरा पहली नौकरी पक्की, तीसरा पेपर लीक से मुक्ति, चौथा गिग इकोनॉमी से सामाजिक सुरक्षा और 5वां युवा रोशनी। जी हाँ, युवा रोशनी के तहत 5,000 करोड़ की राशि से एक फंड बनाया जाएगा जिसे देश के सभी जिलों में बांटा जाएगा। कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है कि इस फंड को 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप शुरू करने के लिए दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये है चुनाव से पहले नेताओं के चुनावी ऐलान। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, पश्चिम बंगाल में तापस रॉय के आने से भाजपा को कितना फायदा मिलेगा, किन सीटों पर बढ़ सकता है वोट शेयर बता दें। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर तापस रॉय आखिरकार भाजपा में शामिल हो ही गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अराजकतावादी सरकार को हटाकर शांतिपूर्ण बंगाल बनाना चाहते हैं। तापस रॉय को नॉर्थ कोलकाता लोकसभा सीट से भाजपा के संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक और प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ राजनेता तापस राय को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, भाजपा के बंगाल पर्यवेक्षक मंगल पांडे और कई नेताओं द्वारा आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल करवाया गया। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि भाजपा तापस राय को नॉर्थ कोलकाता सीट से उम्मीदवार बना सकती है। नेक्स्ट खबर बता दें, क्या नीतीश कुमार के आने से नहीं बन पा रही है बीजेपी में बात। बिहार में भाजपा उम्मीदवारों का कब होगा ऐलान। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारों की दावेदारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मंथन जारी है। किस उम्मीदवार को कौन सी सीट से उतारा जाए, इसको लेकर बिहार भाजपा सावधानी से आगे बढ़ रही है। मामले से वाकिफ पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राज्य चुनाव समिति की बैठक में पहले ही भाजपा द्वारा उतारे जाने वाले संभावित उम्मीदवारों पर विचार विमर्श किया जा चुका है। हालांकि अंतिम निर्णय केंद्रीय समिति की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। ऐसे में नीतीश के आने से बढ़ेंगी सीट शेयरिंग की क्या मुश्किलें, वाकई में क्या ऐसा है दोस्तों। आपको क्या लगता है, अपनी राय वैसे दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, फ्री बस यात्रा, पुलिस भर्ती में बढ़ा आरक्षण, सरकार ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात। जी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान की भजन लाल सरकार ने 8 मार्च को महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सौगात दी। साथ ही पुरातत्व विभाग के तहत स्मारक एवं संग्रहालय में महिलाओं तथा बालिकाओं को फ्री में प्रवेश भी मिलेगा। सरकार ने पुलिस भर्ती में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 33% करने को मंजूरी दे दी है। राजस्थान की भजन लाल सरकार महिलाओं और बालिकाओं को सबल और सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उच्च शिक्षा हासिल करने वाली लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। सरकार ने 10,000 स्कूटी बांटने का भी फैसला किया है और साथ ही साथ लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए मिला करेंगे। साथ ही प्ले स्कूल जैसे डेवलप होंगे। 365 आंगनबाड़ियां केंद्र और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। दोस्तों इसी बीच ये थे भी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।